आज हम लोग यशपाल के उपन्यास झूठा सच में विभाजन की त्रासदी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपके मन में यह जिज्ञासा अवश्य होती होगी कि यशपाल जी ने इस उपन्यास का नाम झूठा सच क्यों रखा। आप सभी जानते हैं कि यह 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो विभाजित होकर हमारा देश आज़ाद हुआ और विभाजन की त्रासदी के दंश के साथ हम जीने के आदी हो गए। विभाजन एक सत्य था, सच था, लेकिन उसके बाद जो घटनाएं घटीं, दुर्घटनाएं घटीं और जिस तरह त्रासद स्थितियां हमारे समक्ष आईं, वह लाजिमी नहीं था, स्वाभाविक नहीं था, यह नहीं भी हो सकता था। इस पर आप अपने ढंग से विचार कर सकते हैं, अपने ढंग से देख सकते हैं और विश्लेषण कर सकते हैं कि जो सच हमारे सामने आया वह झूठा सच था। आप देखिए कि झूठा सच उपन्यास का कालखंड है 1947 से लेकर 1958 तक, यानी यह वह काल है जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, संविधान का निर्माण हो गया था, शासन चल रहा था आज़ाद भारत का, लेकिन लोगों का किस तरह मोह भंग हो रहा था। जो विषम स्थितियां उत्पन्न हुई थीं विभाजन के दौरान, उसके बाद भी किस तरह लोगों का जीवन त्रस्त बना हुआ था। लोग जो सपने देख चुके थे, देख रहे थे, वे सपने पूरे नहीं हो रहे थे और लोग बिल्कुल मोह भंग की माना स्थिति में आ चुके थे। यशपाल ने झूठा सच को 2 खंडों में लिखा है। पहला खंड है वतन और देश, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958, और दूसरा खंड है देश का भविष्य, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1960। अगर आप MHD के स्टूडेंट हैं तो आपने अवश्य पढ़ा होगा कि यशपाल ने झूठा सच की रचना 1957 से आरंभ करना शुरू किया था और 1958 में 1 साल के दौरान जो उन्होंने यह उपन्यास पूरा किया। पहला जो इसका खंड था वतन और देश। अब आप सोचेंगे कि इतने कम समय में यशपाल ने किस तरह इतने बड़े उपन्यास की रचना कर ली, जो महाकाव्यात्मक कलेवर में लिखा गया है। महाकाव्यात्मक मैंने इसलिए कहा, आलोचकों ने इसलिए कहा है क्योंकि इसमें जिस तरह की जीवन स्थितियां चित्रित हुई हैं वह महाकाव्य में ही संभव है और पूरे जीवन का जिस तरह विश्लेषण किया गया है, सांगोपांग विश्लेषण किया गया है, वह महाकाव्य में ही ऐसा होता रहा था और कालांतर में उपन्यास ने महाकाव्य का स्थान ग्रहण किया था। आप सभी जानते हैं इस बात को, इस सच्चाई को। और हम देखेंगे कि जो विभाजन की त्रासदी पर आधारित बहुत सारे उपन्यासों की रचना हुई है, कुछ मुख्य उपन्यासों की मैं चर्चा करूंगी यहाँ पर। जैसे आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा का, छाकों की वापसी है बदी वज्जमा का, ट्रेन टू पाकिस्तान है खुशवंत सिंह जी का, आग का दरिया है कुर्रतुल एन हैदर का, तमस है भीष्म साहनी का। इसमें एक और उपन्यास को मैं जोड़ना चाहूंगी, वह है बाद में लिखा गया था कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर का उपन्यास। अब आप देखिए कि विभाजन की त्रासदी पर आधारित जो उपन्यास लिखे गए, उस समय लोगों की मना स्थिति कैसी रही होगी। निश्चय ही उन्होंने अपने जीवन में उन त्रासद स्थितियों का सामना किया होगा और वे सारे बिंब के रूप में उनके मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं स्थित अवश्य होंगे। यशपाल के भी मना स्थिति में वे स्थित थे, ऐसे बिंब स्थित थे जब वे युवा थे। युवा काल के दौरान उन्होंने लाहौर में जो घटनाएं देखी थीं, चूंकि वे संगठन से भी जुड़े थे और संगठनों के
कार्य के दौरान उन्होंने बहुत सारी स्थितियों का अध्ययन किया था। कालांतर में जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था लेकिन विभाजन की त्रासदी हमारे समक्ष थी, उस समय अखबारों में क्या छप रहे थे और किस तरह नेताओं के भाषण चल रहे थे, जुलूस निकल रहे थे, दंगे हो रहे थे, त्रासद स्थितियों से लोग गुजर रहे थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो खंड में बट गया था, लेकिन दोनों का जीवन किस तरह त्रस्त था और कौन कौन लोग सबसे ज्यादा त्रासद स्थितियों से होकर गुजर रहे थे, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। इसमें कई पात्र हैं, चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि महाकाव्यात्मक कलेवर में यह लिखा हुआ उपन्यास है, तो स्वाभाविक है इसमें बहुत सारे पात्र होंगे। और जिस लाहौर की चर्चा की है इसमें यशपाल ने, उसमें सभी लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, और सभी लोगों की जो संस्कृति थी वह बड़ी ही सांझी संस्कृति थी। सब एक दूसरे से किस तरह मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील थे, एक दूसरे के सुख और दुख में वे भागीदारी लेते थे, हिस्सा लेते थे और उन्हें अपना समझते थे। तो स्वाभाविक है कि इसमें पात्र भी काफी होंगे। इसमें मुख्य पात्र तो जयदेव पुरी को आप देख सकते हैं, तारा को देख सकते हैं, बंती को देख सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी और भी कई पात्र ऐसे हैं जिससे झूठा सच का कथ्य आगे बढ़ता है। इसमें कनक है, श्यामा है, उर्मिला है, शीलो है, सीतो है, कौशल्या देवी है, चिंती है, धम्मो है, सुखदेव है, असद है, रतन है, गिल है, डॉक्टर प्राणनाथ हैं, पंडित गिरधारी लाल हैं, बाबू राम ज्वाया है, मास्टर राम लुभाया है, रतन है, मेवाराम है, वीर सिंह है, खुशहाल सिंह है, बेला सिंह है, सोमनाथ है, तारा सिंह है। इस तरह कई पात्र हैं। और यशपाल की सबसे खूबसूरती इसमें यह है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को इसमें समाविष्ट किया है। इसमें पत्रकार भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, जो आम जीवन में जो छोटे मोटे कामों में लगे होते हैं, फेरी वाले हैं, या फिर छोटे मोटे काम करने वाले मजदूर हैं, श्रमिक हैं, किसान हैं, सबको लेकर यह उपन्यास आगे बढ़ा है। यशपाल ने झूठा सच लिखने की तैयारी कैसे की, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि जब युवा थे तो अध्ययन के दौरान यशपाल लाहौर में रहते थे, और लाहौर की क्या स्थितियां थीं, राजनीतिक स्थितियां क्या थीं, सामाजिक स्थितियां क्या थीं, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थितियां क्या थीं, यह इन्होंने बड़े ही नज़दीक से देखा था और यह उनके मन मस्तिष्क में बिंब के रूप में बिल्कुल स्थित था। एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सर्जन की प्रक्रिया होती है, सर्जनात्मक मन स्थिति होती है, उसमें जो रचनाकार होता है केवल वह तुरंत घटित घटनाओं पर ही विचार नहीं करता है, बल्कि काफी पहले से उसके मन में, उसके मस्तिष्क में बहुत सारे बिंब संचित होते हैं, जिसमें युगीन वैचारिकी होती है, युगीन परिस्थितियां होती हैं, उसकी पारिस्थितिकी होती है, उसका परिवेश होता है, और उन सारी चीज़ों को लेकर उपन्यासकार या रचनाकार आगे बढ़ता है। और लाहौर के चप्पे चप्पे से परिचित थे उस समय यशपाल, और लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो वे लाहौर में नहीं थे, वे लखनऊ में थे। लेकिन लखनऊ में वे स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं से मिलकर जो विस्थापित पंजाबी थे उनकी सहायता निरंतर कर रहे थे, और जब उन्होंने पंजाबियों की स्थितियां देखी थीं
तो उनकी पीड़ा से वे इतने द्रवित हुए थे कि उसी समय उनके मन में झूठा सच उपन्यास लिखने की भावना उठी थी, प्रेरणा मिली थी और उससे प्रेरित होकर ही उन्होंने यह उपन्यास लिखना शुरू किया था। यशपाल ने बहुत सारे राजनीतिक आंदोलनों को लिया, राजनीतिक गतिविधियों को लिया, नेताओं के भाषणों को लिया, अंग्रेजों की नीतियों, दंगों, जुलूसों आदि से संबंधित अखबारों के कतरनों को उन्होंने जमा किया था झूठा सच उपन्यास लिखने के दौरान। इसलिए कुछ आलोचकों ने इसे कतरनों का समाविष्ट उपन्यास भी माना है, यानी कतरनों से भरे हुए उपन्यास के रूप में इसे देखा है। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि उपन्यास जैसे ग्रंथ की रचना करने के दौरान केवल कतरन इकट्ठा करके कोई भी कथाकार उपन्यास की रचना नहीं कर सकता। वह उस समय की वैचारिकी से, उस समय की संवेदनाओं से, उस समय की स्थितियों से होकर गुजरता है, हर पल गुजरता है। वह विगत का स्मरण करता है, वह वर्तमान में जीता है, भविष्य के लिए सोचता है और तब उपन्यास जैसे ग्रंथ की रचना संभव हो पाती है। और झूठा सच उपन्यास तो इतना महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसको हम एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देखते हैं। जब हमारा देश विभाजित हुआ था तो उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, अंग्रेजों की नीतियां क्या थीं और उस समय के नेताओं की क्या नीतियां थीं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, विभाजित भारत के रूप में हमारा भारत हमारे समक्ष आया, उसके बाद नेताओं की क्या स्थितियां थीं और शासकों की क्या स्थितियां, नीतियां रही थीं, इस पर झूठा सच में उन्होंने काफी गहराई से विचार किया है और इसका विश्लेषण बड़े ही मनोयोग से किया है यशपाल ने। झूठा सच का आरंभ कैसे हुआ, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाहौर में एक गली थी जिसको हम जानते हैं भोला पांधे की गली के नाम से। यहीं से उपन्यास का आरंभ होता है। अब आप देखिए कि इस तरह की जो स्थितियां हमारे समक्ष आती हैं, जहां पर विरोध की भावना उत्पन्न हो, हिंसा की भावना, द्वेष की भावना, घृणा की भावना, वह अकारण नहीं होती है। इसके पीछे कहीं न कहीं बहुत दूर तक कुछ प्रपंच चलते हैं, कुछ षड्यंत्र चलते हैं और कुछ नीतियां ऐसी होती हैं जो पारस्परिक लोगों में विरोध उत्पन्न करती हैं और वैमनस्य की स्थितियों को बढ़ाने में वे काफी सहायक होती हैं। आपने इतिहास पढ़ा होगा और आपने देखा होगा झूठा सच में भी कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो गया, हालांकि कालांतर में इस पर काफी ज्यादा विरोध हुए थे, लेकिन इसके कारण ही 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और मुस्लिम लीग अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा एसेट सिद्ध हुआ और अंग्रेजों ने इसके माध्यम से हिंदू और मुसलमानों के बीच घृणा, वैमनस्य, द्वेष आदि के बीजों को बोना आरंभ कर दिया। और वे हर पल यह ध्यान रखते थे कि किस तरह वे एकजुट नहीं हो पाए और किस तरह दोनों को अलग किया जाए और किस तरह उनके बीच की खाई को बढ़ा दिया जाए। इसके लिए वे कई तरह की नीतियों को अपना रहे थे। आपने यह भी पढ़ा होगा कि भाषा उसमें से एक नीति थी अंग्रेज की और उन्होंने संस्कृत की अपेक्षा फारसी को अधिक महत्व देना आरंभ किया था। हालांकि यशपाल ने उस पर भी विचार किया है। इसमें डॉक्टर प्राणनाथ जो विभाजन की परिस्थितियां बनी, इसके लिए भाषाई विसंगतियों को जिम्मेदार तत्व के रूप में नहीं देखते हैं। यशपाल की अपनी मान्यताएं थीं, लेकिन यह भी एक कारण अवश्य रहा था
कि धीरे धीरे जब हम बीज बोते हैं और वह कालांतर में वृक्ष के रूप में पल्लवित होता है, तब वह बिल्कुल इस रूप में हमारे समक्ष आता है कि उसको उखाड़ फेंकना आसान नहीं हो पाता। अंग्रेज यही कर रहे थे। वे सभी वर्गों में, चाहे वो सिख हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुसलमान हो, सब में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य के भाव को विकसित कर रहे थे। और कई स्थितियां आप झूठा सच में इस तरह की देख सकते हैं। उन्होंने सिखों को और भारतीय रियासतों के निवासियों को भी अलग मानना शुरू कर दिया। वे हिंदुओं के साथ मिलाकर उन्हें नहीं देखते थे। वे मानते थे कि सिख भी अलग हैं और भारतीय रियासत के निवासी भी बिल्कुल अलग हैं। और इस तरह कोई मोड़ ऐसा नहीं था या कोई परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि अंग्रेज सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित नहीं करते थे। ऐसी ही स्थिति में यशपाल ने झूठा सच की रचना करना आरंभ किया था। विभाजन की त्रासदी के कई संदर्भ थे। हिंसा स्वाभाविक थी। जब विभाजन की स्थितियां हमारे सामने आईं तो चाहे वह हिंदुस्तान वाले हो या पाकिस्तान वाले हो, उन्हें इस विषम परिस्थिति और प्रतिकूलता के दौर से गुजरना ही पड़ा। आप अगर पार्टीशन पर आधारित और भी उपन्यास पढ़ेंगे तो आपके भीतर जो जिज्ञासाएं हैं वह पूरी होंगी, उसका समाधान होगा। जैसे जो ट्रेन पाकिस्तान से भारत आते थे उनमें केवल लाशें ही लाशें रहती थीं, और जो भारत से जाते थे वे भी उसी स्थिति से होकर गुजरती थीं और उनमें भी लोगों की स्थितियां कुछ ऐसी ही रहती थीं। लेकिन इसमें एक चीज मैं बता दूं कि जब इस तरह की हिंसा होती है तो सामान्य लोग अधिक प्रभावित होते हैं, कुप्रभावित होते हैं। इसमें सामान्य लोग अधिक मृत हुए थे। सामान्य लोगों का जीवन अधिक विषम हुआ था, अधिक प्रतिकूल हुआ था, और जो त्रासदी थी उनके जीवन में अधिक आई थी। जो उस समय के नेता थे या विशिष्ट वर्ग के लोग थे, वे उनसे अधिक प्रभावित नहीं हुए थे। और जब दंगे होते हैं या इस तरह की त्रासद परिस्थितियां हमारे समक्ष आती हैं तो स्त्रियां सबसे ज्यादा कुप्रभावित होती हैं। बच्चे काफी अधिक कुप्रभावित होते हैं। यशपाल ने जो चित्र खींचा है झूठा सच में, वह बिल्कुल मन को दहला देता है, वह रोंगटे खड़े कर देता है। स्त्रियों के साथ जिस तरह की प्रताड़ना की गई थी, यंत्रणा के दौर से स्त्रियां गुजरी थीं, उस समय यह नहीं देखा गया था कि वह युवा स्त्री है या उसकी उम्र क्या है। जहां जिसको मौका मिला वे वहां स्त्रियों को यंत्रणा देने से कभी चुके नहीं। वे उन्हें प्रताड़ित करते रहे और जो बिल्कुल असहाय थे, दयनीय स्थिति में थे, उनकी स्थिति भी काफी अधिक विषम रही थी। इसमें तारा और बंती के जीवन को अगर आप देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो दोनों ने काफी पीड़ा सही थी। विभाजन की त्रासदी के रूप में उनका जो जीवन हमारे समक्ष आता है वह सचमुच में काफी दहलाने वाला दृश्यों से भरा होता है। दूसरी जो स्थिति हमारे समक्ष आती है वह है सांझी संस्कृति का पूरी तरह नष्ट हो जाना। लाहौर में जिस तरह हिंदू, मुसलमान, सिख सभी मिलजुल कर रहते थे, जो भी अनुष्ठान होते थे सभी एक दूसरे के अनुष्ठानों में सम्मिलित होते थे। आपसी भाईचारा व्याप्त था लोगों में। पता ही नहीं चलता था कि वे हमारे अपने नहीं हैं। लेकिन जैसे ही विभाजन की परिस्थितियां आरंभ हुई, सब पराये हो गए। यानी सबके मन में एक दूसरे के लिए आशंकाएं भरने लगी। संदेह के दौर से लोग गुजरने लगे। लोगों को लगने लगा कि यह तो मेरा अपना था ही नहीं।
जब भी विभाजन होता है ऐसी ही परिस्थितियां हमारे समक्ष आती हैं। जब भी दंगे होते हैं ऐसी ही परिस्थितियां हमारे समक्ष आती हैं जो बिल्कुल मनोविज्ञान सापेक्ष हैं। यशपाल ने मनोविज्ञान का भी ध्यान रखा है और समाज शास्त्रीय दृष्टि से उन्होंने झूठा सच में परिस्थितियों का विवेचन किया है, पात्रों का विवेचन किया है। पात्रों के जो कथन हमारे समक्ष आते हैं उनमें भी काफी मनोविज्ञान को देखा जा सकता है और उनकी जो सामाजिक स्थितियां थीं वे किस तरह उनसे प्रेरित होती हैं और किस तरह वे उनसे प्रेरित होकर कार्य करते हैं, इन सारी बातों का यशपाल ने झूठा सच उपन्यास में ध्यान रखा है। अब यहाँ देखिए, हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की जो सामाजिक संस्कृति थी जिसका केंद्र लाहौर था वह पूरी तरह बदल गया था। इसमें एक छोटा सा अंश मैं पढ़ना चाहूंगी। आप खुद देख सकते हैं कि उस समय की क्या घटनाएं घटी थी और लोग किस तरह संवेदनशील भी थे, करुणा के भावों से भी आप्लावित थे, लेकिन लोग जो यहाँ के नहीं रह गए थे उनके भीतर का विश्वास किस तरह खंडित हो गया था। काली ने पड़ोसी इमाम बख्श का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर समझाया, टाया, यह सब पागलपन 2 दिन का है। जो भाग कर गए हैं वो भी 4 दिन में लौट कर आएंगे। पाकिस्तान हुआ तो क्या और हिंदुस्तान हुआ तो क्या, हम लोग तो लाहौरी हैं, डूंगे गली के पड़ोसी हैं। चल बैठ तू घर में, तेरी दुकान जल गई है तो और बन जाएगी, रब का भरोसा कर। लेकिन तब मनुष्यों का देश धर्मों का देश बन गया था। यह एक ट्रक ड्राइवर कहता है कि मनुष्यों का देश धर्मों का देश बन गया। अब सोचिए, ट्रक ड्राइवर जो आम जनता है, वह बुद्धिजीवी नहीं है, लेकिन उसने जो दृश्य देखे थे और जिन दृश्यों ने उसे काफी अधिक द्रवित कर दिया था, दहला दिया था, उससे वह बिल्कुल करुणा से आप्लावित था, करुणा से भर गया था और उसे लग रहा था कि मनुष्यों का देश था यह भारत, लेकिन किस तरह विभाजित होकर यह धर्मों का देश बन गया। विभाजन की त्रासदी का जो दूसरा संदर्भ हमारे समक्ष आता है वह है स्त्रियों का उत्पीड़न और शोषण, जैसे कि मैंने अभी आपके समक्ष चर्चा की थी। तारा और बंती के जीवन का जब अध्ययन करेंगे दोनों खंडों में, तो तब आप देखेंगे कि वह किस तरह की स्थितियों से होकर गुजरी थीं और कितनी पीड़ा सहने के लिए वे विवश और बाध्य हो गई थीं। तारा और बंती तो एक उदाहरण है, लेकिन आम स्त्रियां किस तरह उत्पीड़ित हुई थीं, प्रताड़ित हुई थीं और किस तरह उनका शोषण किया गया था, यह बिल्कुल हृदय विदारक घटना के रूप में हमारे समक्ष आता है और यशपाल ने बिल्कुल जीवंत किया है उन स्थितियों को झूठा सच के माध्यम से। भूख की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी उस समय, क्योंकि लोग तो विस्थापित हो गए थे, घर बार छोड़कर उन्हें भागना पड़ा था। जब जलाए जा रहे थे शहरों को, गांवों को, तब लोगों का बचना मुश्किल हो गया था। लोग भागने लगे थे, अपने गांव को छोड़कर सब कुछ वहीं रह गया था और इस तरह से जो भाग कर जहां पहुंचे, रहने की समस्या थी, भूख की समस्या थी। यह भी बड़ी हृदय विदारक दृश्य है कि किस तरह भूख से लोग व्याकुल रहते थे उस समय। विस्थापितों की समस्या थी उस समय, और जो लखनऊ पहुंच गए थे लाहौर से और जो बिल्कुल अविभाजित पंजाब में लौट नहीं पाए थे, दूसरी जगह चले गए थे, उनके जीवन की भी यह समस्या थी और उन समस्याओं के समाधान के लिए जो प्रयत्न हो रहे थे वह पर्याप्त नहीं थे। जब भी विभाजन होता है, दंगे होते हैं, तो सबसे पहले मूल्यों का ह्रास होता है, मानवता का ह्रास होता है। इस समय मूल्य रह नहीं गए थे, उस समय मानवता पूरी तरह से खंडित हो गई थी। मानवता
का ह्रास दिखाई पड़ता है। वहाँ पर संवेदना खत्म होने लगी थी, निर्ममता हावी होने लगी थी और राजनीति की जो मूल्यहीनता थी उसकी भी समस्या हमारे समक्ष आने लगी थी। इस तरह झूठा सच उपन्यास में हम देखते हैं, जो कि महाकाव्यात्मक कलेवर में हमारे समक्ष आता है, विभाजन की त्रासदी के रूप में हिंसा, उत्पीड़न, हत्या, निर्ममता आदि है, लेकिन मानवता, करुणा और संवेदना भी इसमें समाहित है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि इसकी स्थितियों को निर्मित करने के लिए भ्रष्ट नेता और अंग्रेज किस तरह जिम्मेदार थे, और इसमें जो वर्णित घटनाएं हैं उसको हम ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में भी देख सकते हैं। तो इस तरह आपने विभाजन की त्रासदी के परिप्रेक्ष्य में झूठा सच का अध्ययन किया। आप इसमें विस्तार से देखिए, विस्तार से पढ़िए, इसके मूल जो ग्रंथ हैं उसको पढ़िए और तब देखिए कि यशपाल ने कितने श्रम से इस उपन्यास की रचना की है। बहुत बहुत धन्यवाद।